बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में धांधली हुई थी या नहीं, ये बात मालूम करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर एक दरवाज़ा खटखटाया, हर जगह पे दस्तक दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो, हाई कोर्ट्स हो या कोई भी इदारे हों, मीडिया तक पे वो आए और बार बार चिल्लाते रहे, लेकिन कोई रास्ता उनको नहीं मिला। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर और सीनियर रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने जाके एंटी करप्शन में दरख्वास्त जमा करा दी और उनकी देखा देखी उसके बाद कामरान बंगश साहब, जो कि साबिक सूबाई वजीर थे, उन्होंने भी दरख्वास्त जमा कराई। एक PK 79 और एक PK 82 से उम्मीदवार थे। दोनों का ये कहना था कि उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने इलेक्शन के दौरान वहां पे धांधली की है और वहां पे उन्होंने अपने सरकारी मुलाजिम होते हुए जो उनका हल्फ था उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो बतौर सूबाई मुलाजिम उनकी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं हुई, लिहाजा एंटी करप्शन इसकी तहकीकात करे। एंटी करप्शन ने जो पिछले ट्रिब्यूनल्स के अंदर ये केसेस कोई 600 दिनों से इस वक्त ज़ेरे इल्तिवा हैं और अभी तक किसी भी केस का फैसला नहीं हो सका है, कम से कम पेशावर की हद तक। तो जो मामला 600-650 दिनों से ज़ेरे इल्तिवा था, उस मामले को एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट ने सिर्फ 41 रोज के अंदर इतनी आसानी से सुलझा दिया कि बड़े बड़े सवालात के जवाबात मिल गए। उस वक्त के मुशीर एंटी करप्शन ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब और उनके साथ डायरेक्टर अंजुम साहब, उन दोनों ने मिलके ये छानबीन की और उन्हें उस वक्त के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की मुकम्मल बैकिंग हासिल थी और उन्हें इजाजत थी कि वो इम्पार्शल होकर किसी भी किस्म की इंक्वायरी करें। उन्होंने उस इंक्वायरी को शुरू किया और 41 रोज के अंदर अंदर तमाम अमल, जो बेशतर अमल था, उन्होंने मुकम्मल किया। दोनों हलकों के 5-5 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को नोटिस जारी किए। बहुत से लोग तो आए भी नहीं, लेकिन 2 खवातीन आई और उन दोनों ने यह तस्लीम किया कि जो फॉर्म 45 सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पड़े हैं, जो कि तैमूर सलीम झगड़ा साहब के हलके के हैं, जिसमें जलाल खान साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते हैं, वो गलत हैं, वो दुरुस्त नहीं है। और असल जो फॉर्म 45 हैं उसमें तैमूर सलीम झगड़ा साहब जीते हैं। ये दो जो यहाँ पे बयानात कलमबंद हुए, वो आसानी से साबित करते हैं कि क्या कुछ हुआ इस पूरे इंतखाबात के अंदर। और एंटी करप्शन की जानिब से ये काम, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था, पॉसिबल था ही नहीं कि ये होगा, वो उन्होंने वहां पे अचीव किया। ये इतना आसान नहीं था। मुकदमे हुए, छापे पड़े, एंटी करप्शन की टीम को दबाया गया, उनको धमकियां दी गई, मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन एंटी करप्शन भी वहीं पे खड़ी रही। वो भी तस से मस नहीं हुए। डायरेक्टर एंटी करप्शन भी वहीं खड़े रहे, मुशीर एंटी करप्शन भी खड़े रहे, वज़ीर आला भी खड़े रहे, तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश, ये सब के सब वहां पे मजबूती से खड़े रहे। और जब मामला हाथ से निकलने लगा तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर चले गए पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने दरखास्त जमा कराई कि जी ये पूरा इलेक्शन की जो छानबीन देखी जा रही है, ये तो इलेक्शन कमीशन, ये तो उनका दायरा इख्तियार है, ये तो एंटी करप्शन का दायरा इख्तियार नहीं है। अब पेशावर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले का जो एक केस चला उसका फैसला जारी कर दिया है और फैसले के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो इलेक्शन कमीशन ही करेगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जितना कुछ हुआ था वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल या इलेक्शन कमीशन ही कर सकते हैं। एंटी करप्शन इस पूरे मामले की छानबीन या इंक्वायरी नहीं कर सकता। लिहाजा एंटी करप्शन को मजीद कार्रवाई करने से रोक दिया गया है। यानी जो 8 फरवरी की धांधली की शिकायत थी उसको किसी हद तक स्टैब्लिश कर दिया इसी एंटी करप्शन ने और अब मामला वहां पे रुक गया है। यानी ये मजीद आगे कार्रवाई अब नहीं बढ़ सकती। गो के एक ऑप्शन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से PTI को कोई खास उम्मीद नहीं है, तो अब वो जाए ना जाए वो उन्हीं की मर्जी है। पेशावर हाई कोर्ट से उम्मीदें थी, लेकिन वहां का फैसला भी ये आ गया कि ये मैंडेट सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है, लिहाजा वो अपना काम करेंगे, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। अब ये एक चैलेंज भी है। एक जानिब तो एंटी करप्शन की टीम ने ये पूरा काम कर दिया है, दूसरी जानिब चैलेंज ये है कि मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब जब से वजीर आला बने हैं, उन्होंने पहली ही मुलाकात में ये कहा था कि जो जो धांधली में मुलव्विस था, धांधली की सहूलतकारी में मुलव्विस था, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब वो ये कार्रवाई कैसे करेंगे, यानी किस बुनियाद पर यह साबित होगा कि हाँ जी ये वाला ऑफिसर, ये वाला प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये वाला असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये वाला रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इस धांधली के अंदर मुलव्विस था और धांधली हुई है।
یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ نئی صوبائی حکومت اب کس طرح سے انصاف فراہم کرتی ہے۔ علی امین کی صوبائی حکومت تو گئی، لیکن وہ ٹھیک ٹھاک کام کر کے گئی، یہ ثابت کر گئی کہ ہاں جی دھاندلی ہوئی تھی۔ تیمور جھگڑا کے حلقے کے 2 پریزائڈنگ آفیسر ہی کافی تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ الیکشن کمیشن صاف اور شفاف انتخابات کرنے میں ناکام ہوا ہے، اور وہ ان دونوں خواتین پریزائڈنگ آفیسر کے ہاتھ سے لکھا ہوا بیان حلفی پشاور ہائی کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جی یہ جھوٹ ہے یا یہ سچ نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی صوبائی حکومت تیمور سلیم جھگڑا کو کیسے انصاف دیتی ہے، نئی صوبائی حکومت کامران بنگش کو کیسے انصاف دیتی ہے، نئی صوبائی حکومت ساجد نواز کو کیسے انصاف دیتی ہے، عاصم خان کو کیسے انصاف دیتی ہے، جتنے بھی پشاور کے ان کے حلقے تھے، پشاور کے یا بنو کے یا ڈی آئی خان کے یا ان کے ساتھ ساتھ شانگلہ کے حلقے تھے، جہاں کہیں بھی یہ ہوا ہے، وزیرستان کے اندر ہوا ہے۔ اب نئی حکومت کے لیے چیلنج ہے کہ ایک تو جو اس میں سہولت کار تھا ان کے خلاف کیا کارروائی وہ کرے گی، کیسے وہ کرے گی، اور جو اس میں ملوث تھا ان کے خلاف وہ کیسے کارروائی کرتی ہے، اور جو وہاں پر زیادتی ہوئی ہے اسے کیسے ریکارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے۔